हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो लास्ट क्लास में हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पहला वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया था। अब इस वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, जिसके साथ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। एंड साथ में ही हमारा इनकम जितने 5 हेड्स थे ना, हेड्स ऑफ इनकम, वो सारे ही कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। अच्छा, तो लास्ट वीडियो में ना हम लोगों ने 2 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑलरेडी कवर कर लिए थे, एक गिफ्ट और एक डिविडेंड। ठीक है, आज हम थर्ड से स्टार्ट करते हैं, जो कि है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़। ठीक, तो अच्छा, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ में टैक्सेबिलिटी क्या होती है ये देखने से पहले हम देख लेते हैं कि कौन से कितने कितने टाइप के सिक्योरिटीज़ होती हैं एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 4 टाइप की सिक्योरिटीज़ पढ़नी है। फर्स्ट इज़ टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, second is less tax government securities, then टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, और लास्ट में क्या है, लेस टैक्स नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। बेसिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, और दोनों ही दो दो टाइप्स की होती हैं, टैक्स फ्री और लेस टैक्स। ठीक है, नॉन गवर्नमेंट में भी टैक्स फ्री एंड लेस टैक्स। अब ये होता क्या है, ये एक एक करके देखते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम इसकी टैक्सेबिलिटी भी देखते रहेंगे। सबसे पहले क्या है, टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ये इशू कौन करता है, गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज इशू करती हैं, और हमेशा किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही इसको इशू किया जाता है। ठीक है, जब कोई स्पेसिफिक काम होता है, जैसे कि म्यूनिसिपल बॉन्ड्स इशूड बाय म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, ये एक एग्जांपल है आपका टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का। अच्छा, इन पे ना एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है, जो कि मोस्टली बहुत ही कम होता है। ठीक है, बहुत कम होता है। दे ऑफर अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट एंड रेयरली डिफॉल्ट, हेंस आर लो रिस्क। देखो, बहुत कम इंटरेस्ट रेट होता है, तो इसीलिए इसमें कोई डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस नहीं होते, तो बहुत लो रिस्क इन्वेस्टमेंट है। ठीक है ना, आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली लो रिटर्न्स लो रिस्क। अब जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, तो ये क्या होती हैं, दी सिक्योरिटीज़ आर दोज द इंटरेस्ट ऑन विच इज़ फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। हम क्या पढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ की, सिक्योरिटीज़ की टैक्सेबिलिटी क्या है, टैक्स कितना पे करना पड़ता है। ठीक है, तो जो टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, दे आर फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। इस पे आपको कोई भी किसी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ता। नेक्स्ट आते हैं हम लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे। ठीक, अब लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं, ये इशू कौन करता है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट, दोनों, स्टेट गवर्नमेंट या तो सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, दीज आर टैक्सेबल सिक्योरिटीज़। देखो, टैक्स फ्री नहीं है, लेस टैक्स है, तो ऐसा नहीं है कि इस पर टैक्स नहीं लगेगा। सो दीज आर टैक्सेबल सिक्योरिटीज़, बट नो टैक्स इज़ डिडक्टेड एट सोर्स। मतलब कि कोई टीडीएस नहीं कटता है इसमें। शायद आप लोगों ने ये टर्म सुना हो, टीडीएस। टीडीएस क्या होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल, सैलरी किसी की वो मिलनी थी 50,000 सैलरी थी, तो 50,000 सैलरी ना मिलके टैक्स का पार्ट पहले से ही काट के उसको 47,000 इन हैंड सैलरी आ रही है, तो इसको क्या बोलेंगे कि सोर्स पे ही आपका टैक्स कट गया, मतलब सैलरी देने से पहले टैक्स काट के दिया गया। ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में वैसे बता चुकी थी। ठीक, तो ये क्या कह रहा है, दीज आर टैक्सेबल सिक्योरिटीज़ बट नो टैक्स इज़ डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब इस पर टीडीएस नहीं डिडक्ट होता। इसीलिए टीडीएस जब नहीं, हाँ, इसीलिए क्योंकि इस पर टीडीएस नहीं डिडक्ट होता, तो इसको ग्रॉस अप नहीं करते हैं। ठीक है, हेंस द इंटरेस्ट ऑन सच सिक्योरिटीज़ विल नॉट बी ग्रॉस्ड अप। अब ग्रॉस अप करना किसे कहते हैं ना, ये हम नेक्स्ट वाले, अभी नेक्स्ट जो सिक्योरिटीज़ आएगी ना, टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, उसमें देखेंगे। ठीक है, एक बार फिर से इसको देखिए, ऊपर हमने क्या पढ़ा अभी, टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एज द नेम इंडिकेट एकदम ही फुल्ली एग्जेम्प्ट होती है, कोई भी टैक्स नहीं लगता इस पर। इसके बाद हमने देखा लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ये क्या होती हैं, टैक्स फ्री नहीं होती हैं, टैक्स लगता है लेकिन टीडीएस नहीं करता, और टीडीएस नहीं करता है तो इसको ग्रॉस अप नहीं किया जाता। ठीक है, ग्रॉस अप नहीं किया जाता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। अब ये क्या होती है, ये इशू कौन करता है, दीज आर इशूड बाय द लोकल अथॉरिटी और स्टैचुरी कॉरपोरेशन इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स और बॉन्ड्स। डिबेंचर्स या बॉन्ड्स के फॉर्म में लोकल अथॉरिटी या स्टैचुरी कॉरपोरेशंस इशू करते हैं। इसके बाद क्या है, देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको अंडरलाइन किया हुआ है। दीज आर नॉट एग्जैक्टली टैक्स फ्री। देखो, नाम तो टैक्स फ्री है, बट दीज आर नॉट एग्जैक्टली टैक्स फ्री बिकॉज टैक्स ड्यू इज पेबल बाय द कंपनी
जो कंपनी इशू कर रही है ना, जो स्टैच्यूटरी कॉरपोरेशन इशू कर रहा है ये सिक्योरिटी, वो टैक्स पे करती है इस पे, इसीलिए इसको ये एक्चुअल टैक्स फ्री नहीं होती, ठीक है। तो मान लो कोई लोकल अथॉरिटी ने इशू किया है, या किसी कॉरपोरेशन ने या किसी कंपनी ने कोई सिक्योरिटी इशू की है, टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो दे आर सपोज टू पे द टैक्स। तो फिर इसको टैक्स फ्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि एसएससी के हाथ में इस पर कोई टैक्स नहीं पड़ता, बट दे आर कॉल्ड टैक्स फ्री बिकॉज द एसएससी इज़ नॉट सपोज टू पे टैक्सेस ऑन इट फ्रॉम हिज ओन पॉकेट, ठीक है। कंपनी ही इस पर टैक्स पे करती है, एसएससी को टैक्स पे करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। The tax paid by the company on this interest is deemed to have been paid on behalf of the SSC, ठीक है। डीम्ड का मतलब मान लिया गया है, मान लिया जाता है, उसको बोलते हैं डीम्ड। तो जो कंपनी ने इस पर टैक्स पे किया है ना, वो मान लेते हैं कि ये एसएससी के बिहाफ पे किया है, मतलब एसएससी को रिप्रेजेंट करते हुए कंपनी ने टैक्स पे कर दिया। Hence the amount of tax paid on any interest due to an SSC is added up in his interest income. That is, the interest due to an SSC is grossed up and then this grossed up amount is included in his income, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ग्रॉसिंग अप होती है, जो जिसकी मैं ऊपर बात कर रही थी, तो यहाँ पे ज़रा मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि ग्रॉस अप करना किसे बोलते हैं, ठीक। पहले लास्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं, फिर मैं बताती हूँ ग्रॉस अप करना किसे बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द कंपनी ऑन दिस इंटरेस्ट is deducted from the total tax payable by the SSC, ठीक है। जितना कंपनी टैक्स पे कर रही है उतने टैक्स को जो एसएससी को पैसा मिलता है उससे डिडक्ट कर लेती है, बट ऑब्वियसली। अब ग्रॉसअप किसे कहते हैं? अब देखिए, पहली बात तो ये कि ग्रॉसिंग अप का कॉन्सेप्ट हमेशा तब आता है जब आपको टीडीएस डिडक्ट करना हो, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कंपनी ने एक, मान लेते हैं एसएससी है मिस्टर एक्स, ठीक है। कंपनी ने मिस्टर एक्स को दिए हैं 5400 रुपीज़, इंटरेस्ट ऑन टैक्स की बात, मतलब ये इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ की बात कर रही हूँ, ठीक है। 5400 रुपीज़ दिए हैं, तो ये होता है आपका नेट अमाउंट। इस पर क्या कटा होगा? टीडीएस काट के दिया होगा। टीडीएस काट के मतलब जैसे मान लो अभी इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी पे 10% का टीडीएस का रेट है, ठीक है। 10% का टीडीएस का रेट है, तो टीडीएस डिडक्ट करने को इसको ग्रॉसअप करना पड़ेगा आपको। इसको ग्रॉसअप करेंगे तो ये क्या होगा? 5400 इंटू 10% का टीडीएस है तो 100/90, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? 6000, मतलब आपका टोटल अमाउंट 6000 रहा होगा। देखो फिर से देखो, आपका टोटल अमाउंट 6000 रहा होगा, तभी तो कंपनी ने 6000 पे 10% का टैक्स लगाया। 6000 पे 10% कितना आया? 600। तो अब इन्होंने 6000 में से 600 डिडक्ट कर लिए, कितना बचा? 5400, और ये 5400 रुपीज़ मिस्टर एक्स को दे दिए गए, मतलब टीडीएस डिडक्ट करके। तो हम जब उसको ऐड बैक करेंगे तो उसको ग्रॉसअप करना बोलते हैं, जिसको आप कैसे करोगे? अगर 10% का टीडीएस है, जो कि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ पे 10% का ही होता है, तो 5400 इंटू 100/90। अगर आपका 30% का टीडीएस है, जो कि अभी आगे देखेंगे, तो आप इसको क्या कर देते हैं? 100/70, ठीक है। समझ में आया? अब नेक्स्ट पे आते हैं, लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ठीक है। लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं? इनको टैक्सेबल सिक्योरिटीज़ भी बोलते हैं। सीधे सीधे टैक्सेबल होती है, ठीक है। बस इतना जानो कि एकदम स्ट्रेट अवे टैक्सेबल होती है, ना एग्जेम्प्ट होती है, ना ऐसा है कि कंपनी टैक्स दे रही है, एसएससी को टैक्स पे करना होता है इस पर। इनकम टैक्सेस डिडक्टेड एट सोर्स ऑन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेटेड एट द परसेंटेज स्टेटेड, मतलब जो भी परसेंटेज टैक्स का है उतना आपका डिडक्ट हो जाता है। एंड द बैलेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट लेफ्ट आफ्टर डिडक्शन, जितना बैलेंस बचा होता है उतना सिक्योरिटी होल्डर को या फिर एसएससी को वापस कर दिया जाता है, ठीक है। अब एक बार ज़रा इसको हम उसमें देख लेते हैं, चार्ट फॉर्म में देख लेते हैं। इसको मैं जूम आउट कर दूँ। सिक्योरिटीज़ आपकी दो टाइप की हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एंड नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ठीक। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एंड लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बताया था मैंने, फुल्ली एग्जेम्प्ट होती हैं, मतलब पूरी एग्जेम्प्ट है, कोई टैक्स नहीं लगता। लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं? टैक्सेबल होती हैं, पूरी टैक्सेबल होती हैं। इसके बाद क्या है? नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ये भी फिर से दो टाइप की होती हैं, टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एंड लेस टैक्स नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को हम ग्रॉसअप करते हैं। ग्रॉसअप कैसे करते हैं? नेट का अमाउंट इंटू 100/90,
90 क्यों? क्योंकि आपका TDS का रेट है इस पर 10% का, ठीक। और लेस टैक्स नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं? फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है। क्या होती हैं? फुल्ली टैक्सेबल होती हैं। ये बात हो गई हमारे थर्ड पॉइंट की, जो है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़। अब हम आते हैं अपने लास्ट मेन पॉइंट पे, जो है विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, कार्ड गेम्स, गैम्बलिंग और बेटिंग, एंड विनिंग्स फ्रॉम रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस। अब देखो, अगर आपको कहीं भी लॉटरी से पैसा मिला है, किसी क्रॉसवर्ड पजल से, गैम्बलिंग, बेटिंग, किसी हॉर्स रेस में पैसा लगाया था, किसी भी और तरह के गेम में पैसा लगाया था, बेसिकली किसी भी तरह का अगर आपको विंडफॉल गेन हुआ है, ठीक है, कोई भी विंडफॉल गेन हुआ है अगर, तो वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ही है। ये आपकी सैलरी और कैपिटल गेन और बिजनेस और प्रोफेशन का प्रॉफिट तो है नहीं, ठीक। अब इसमें मेन मेन पॉइंट्स क्या है? देखो, अगर जो भी आपको पैसा रिसीव हुआ है ना, वो 10,000 से अंदर अंदर का है, तब तो ठीक है। अगर 10,000 से एक्सीड करता है, अगर 10,000 से एक्सीड करता है, तो फिर TDS कट जाता है उस पर 31.2% का, और तब आपको वो अमाउंट मिलता है, ठीक है। अच्छा, ये TDS का पैसा ना, TDS का रेट 31.2 नहीं है एग्जैक्टली, TDS का रेट है 30%। अभी ऊपर बताया था ना 30%, लेकिन आप लोगों को मैंने इनकम टैक्स रेट्स की क्लास में बताया था, जो इनकम टैक्स रेट बताए थे ना कि किस स्लैब पे कितना रेट लगता है, उसमें मैंने बताया था कि एक सेस लगता है 4% का, हर चीज़ पे लगता है। तो 30% पे जब आप 4% और लगाओगे ना सेस का, तो ये आ जाएगा आपका 31.2%, ठीक। तो अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आप लोगों ने KBC देखा हो ना, कौन बनेगा करोड़पति जो आता है, अगर उसमें दिखा रहे हैं कि किसी को 1 करोड़ रुपए मिल गए, कोई जीत गया, तो जीतते 1 करोड़ रुपीज़ है, मतलब यू हैव वन 1 करोड़ रुपीज़, बट यू विल नॉट रिसीव द सेम अमाउंट। आपको वो पूरा पूरा अमाउंट रिसीव नहीं होगा। रिसीव कितना होगा? उस पर 31.2% का TDS कट जाता है सीधे सीधे, और फिर जो रिमेनिंग अमाउंट होता है ना, वो आपको मिलेगा। मतलब 1 करोड़ मिला है, तो मान के चलो कि 31,20,000 के करीब आपका पैसा कट जाएगा, और जो बचा हुआ पैसा है वो आपको मिल जाएगा, ठीक। तो अगर आपका प्राइज मनी या जो भी जहाँ से भी आपको पैसा मिला है, विंडफॉल गेन, इफ़ इट इज़ एक्सीडिंग ₹10,000, इन दैट केस उस पर आपको TDS कट के मिलता है, मतलब टैक्स कट के मिलता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? प्लीज नोट दैट इट डज नॉट मैटर वेदर द इनकम ऑफ द विनर इज टैक्सेबल और नॉट। अच्छा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज आप अभी स्टूडेंट हो, आप अभी स्टूडेंट हो और आपकी कोई इनकम ही नहीं है। हमने बताया था ना आपको कि 2.5 लाख के ऊपर आपकी इनकम टैक्सेबल होती है। अगर आप 60 से ऊपर हैं तो फिर 3 लाख, और अगर आप 80 ईयर्स की एज से ऊपर हैं तो फिर 5 लाख की लिमिट होती है, ठीक। लेकिन मान लीजिए अभी आप स्टूडेंट हैं और आपकी कोई इनकम नहीं है, तो भी, और उसके बाद आप KBC में गए, पैसे जीत के आए, तब भी ऐसा नहीं है कि आप पे TDS नहीं कटेगा, क्योंकि आप इनकम के स्लैब रेट में नहीं आ रहे थे, ठीक है। ये मैटर ही नहीं करता कि आपकी इनकम टैक्सेबल थी या नहीं थी। और अगर इनफैक्ट, हाँ, ये भी चीज़ है, मान लो आपकी वैसे तो कोई इनकम नहीं थी, लेकिन आपकी विंडफॉल गेन ही 2.5 लाख हो गए। 2.5 लाख के, हमने तो पढ़ा है ना कि 2.5 लाख के नीचे टैक्सेबल नहीं होता, 2.5 लाख के ऊपर टैक्स लगता है। बट स्टिल, ये पहले वाले पॉइंट को जहन में रखना कि 10,000 से ऊपर अगर आपकी इनकम जा रही है, तो फिर आपकी खुद की अलग से कोई इनकम हो या ना हो, उस पर TDS कटना ही कटना है, तभी आपको रिमेनिंग अमाउंट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नो डिडक्शन एक्सपेंडिचर इज़ अलाउड ऑन सच इनकम। बहुत सारे डिडक्शंस अभी हम आगे पढ़ेंगे, 80C से लेके अंडर सेक्शन 80C टू सेक्शन 80U में बहुत सारे डिडक्शंस हैं जो हमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लो आपने जो भी खर्चे करते हो ना, बहुत सारे खर्चों का आपको डिडक्शन मिल जाता है, विच इज़ बेनिफिशियल फॉर यू। आपकी इनकम कम हो जाएगी, इनकम कम होगी तो आपको टैक्स कम देना पड़ेगा। बट जो भी आपको विंडफॉल गेन्स होते हैं ना, उसको कमाने के लिए अगर आपने कोई खर्चा किया हुआ है, किसी भी तरह का कोई भी खर्चा हुआ है, तो उसको डिडक्शन की तरह बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाता। तो विंडफॉल गेन में इनकम हो रही है, दैट इज़ ओके, बट आपको उसका एक्सपेंडिचर अगर कोई है तो वो एज अ डिडक्शन नहीं अलाउ किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C और 80D और एनी अदर डिडक्शन अलाउंस इज अलाउड फ्रॉम सच इनकम। वही जो ऊपर मैंने बात बताई अभी कि कोई भी डिडक्शन नहीं अलाउड होता है अगर आपकी विंडफॉल इनकम है तो। अच्छा देखो, ऊपर मैंने क्या बताया था कि अगर इससे रिलेटेड आपने कोई खर्चा किया है तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा,
और ये पॉइंट क्या कह रहा है कि 80C 80D मतलब बेसिकली 80 वाले सेक्शन में जो भी डिडक्शंस मिलते हैं ना, वो भी आपको नहीं मिलेंगे अगर आपकी सिर्फ विंडफॉल गेन की ही इनकम है तो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। द बेनिफिट ऑफ बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट एंड इनकम टैक्स स्लैब इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल टू द इनकम। ये बात हमने ऊपर पढ़ ली थी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इफ़ द प्राइजेस आर गिवन इन काइंड, अच्छा दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, देखो अगर आपको जो प्राइस मिला है ना वो पैसे में ना मिलके इन काइंड मिला है, काइंड में मिला है मतलब कि सीधे आपको कोई गिफ्ट मिल गया, कार मिल गई या कुछ और मिल गया, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि इस पर टैक्स नहीं देना पड़ता, इस पर भी टैक्स लगता है। ठीक है, अब या तो आपको मान लो कार दे दी गई और आपने जितना भी उस पर टैक्स लगना था वो आपने पे कर दिया, या तो जो आपको गिफ्ट कर रहा है वो अगर अपनी तरफ से पे कर दे देन तो इट इज़ डिफरेंट, बट यू हैव टू पे, यू आर सपोज टू पे द अमाउंट ऑफ द TDS। ठीक है, अब आप खुद पे करो तो भी ठीक, या फिर जो पर्सन आपको गिफ्ट दे रहा है अगर उसने खुद पे कर दिया है गवर्नमेंट को देन दैट इज़ ओके। एक बार पढ़ लेते हैं इसको। इफ़ द प्राइजेज आर गिवन इन काइंड से अ कार, देन प्राइस डिस्ट्रीब्यूटर शैल इंश्योर बिफोर रिलीजिंग द प्राइस, प्राइस रिलीज करने से पहले यू हैव टू मेक श्योर कि टैक्स हैज़ बीन पेड, टैक्स पे हो चुका होना चाहिए तब तक। टैक्स इज पेड एज पर द मार्केट वैल्यू ऑफ द प्राइस गिवन, द प्राइस डिस्ट्रीब्यूटर कैन ईदर रिकवर फ्रॉम द विनर और ही हिमसेल्फ कैन बियर द बर्डन ऑफ द टैक्स, कि या तो जो विनर है उससे वो टैक्स का मतलब TDS वाला अमाउंट रिकवर कर ले, या तो अगर उसे लगता है तो वो खुद भी वो बर्डन बियर कर सकता है। एट द एंड गवर्नमेंट तक टैक्स पहुंच जाना चाहिए। ठीक, ये सारी बातें थी। अच्छा एक छोटा सा पॉइंट और है, ये भी देख लेते हैं। फैमिली पेंशन, फैमिली पेंशन क्या होती है? नॉर्मल पेंशन क्या होती है कि जब पर्सन कोई रिटायर हो जाता है तो रिटायरमेंट के बाद उसको जो सैलरी का कुछ पार्ट जो भी मिलता है पूरे रिटायरमेंट के टाइम, वो पेंशन होती है। बट अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो गई है और उसकी डेथ के बाद भी एम्प्लॉयर उसकी फैमिली को वो पेंशन का पैसा दे रहा है ना, तो उसको फैमिली पेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो देखो अगर किसी की खुद की पेंशन मिल रही है तब तो उसको हम इनकम फ्रॉम सैलरी में ही इंक्लूड करेंगे। हमने सैलरी में वो रिटायरमेंट वाला पार्ट पढ़ा था ना, तो उसको तो हम इनकम फ्रॉम सैलरी में इंक्लूड करेंगे। बट अगर किसी की फैमिली को उस पर्सन की पेंशन मिल रही है हु इज़ नो मोर, तो उनके लिए तो वो सैलरी नहीं है ना, तो उनके लिए क्या है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इसको हम क्या बोलते हैं? फैमिली पेंशन। तो इसकी टैक्सेबिलिटी क्या होती है ये देख लीजिए, या तो 1/3 ऑफ द पेंशन या तो 15,000, विच एवर इज लेस। ठीक है, या तो पेंशन का 1/3 पोर्शन आप निकाल लोगे और या उसको फिर कंपेयर करोगे 15,000 से, दोनों में से जो भी कम होगा ना उतना अमाउंट क्या होगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उतने अमाउंट की छूट मिल जाएगी आपको, और बाकी का रिमेनिंग अमाउंट क्या होगा? टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की। अच्छा देखो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ऐसा नहीं है कि ये इतने में सब कुछ इंक्लूड हो गया है। ठीक है, अभी इसमें आप बहुत कुछ इंक्लूड कर सकते हो। अदर सोर्सेज में तो फ्रीलांस वगैरह की बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो ये मेन चीज़ें हैं जिसकी टैक्सेबिलिटी हम लोग पढ़ते हैं, जिसकी टैक्सेबिलिटी थोड़ी डिफरेंट होती है। ठीक, बाकी सारी चीज़ें तो आप सीधे सीधे अपनी बाकी GTI में ऐड कर लेते हो, नॉर्मल अपनी जो इनकम होती है उसमें ऐड कर लेते हो, बाकी किसी के कोई अलग से प्रोविजंस नहीं है। ठीक है, अगर इतने पोर्शन में आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अगर लेक्चर पसंद आया हो देन प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।